हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जम के पढ़ाई करिए, थोड़ा सा उससे समय निकालकर अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। थोड़ा सा समय निकालना है, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे और जो भी आपका गोल है, एम है, उसको आप हासिल कर सकेंगे। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे। ओके, क्योंकि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? उसी अनुसार हम लोग अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ाएं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे भी वही थे, तीसरे भी वही थे, मतलब कंटिन्यूअस थर्ड टर्म वही थे। फिर उसके बाद अगर अलग से देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ओके, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और अभी कौन है? अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उससे पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उससे पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। समझ में आ गया? तो पता होना चाहिए इतना हम लोगों को। चलिए, अच्छा ये बताइए, हमारा जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप का गवर्नमेंट होता है? किस टाइप का गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अगर अमेरिका में देखा जाए तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में देखा जाए तो वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, और जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ओके, प्रेसिडेंट के पास केवल नाम का पावर होता है, जो रियल का पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, इसलिए वो है रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डी जूरे, जिसके पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, नाम का केवल पावर होता है, रबर स्टैम्प टाइप का। और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जिनको डी फैक्टो बोलते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं, पूरे कंट्री के हेड है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट के हेड होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जैसे अभी इस समय गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट में कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी है, उनके कोalition का गवर्नमेंट है। तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अब समझते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, सब कुछ एक एक करके समझते हैं। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? डी जूरे। ओके, और पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ये क्या होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? डी फैक्टो। सब काम यही करते हैं, और सब काम जो ये करते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर करते हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है पीएम का, देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे बताया जा सके कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होगा या अपॉइंटमेंट होगा, कुछ नहीं। बट आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वही जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री के कामकाज, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके कामकाज के अनुसार प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कोई भी पार्टी अगर उसके पास मेजोरिटी है, अब ध्यान दीजिएगा मेजोरिटी का मतलब क्या है। अभी लोकसभा में कितने सीट है जहां पे इलेक्शन होता है? जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर 543। अगर कोई भी पार्टी गवर्नमेंट मेजोरिटी में तभी आ सकती है जब वो उसके पास
272 सीट्स हो या उससे अधिक, तभी मेजोरिटी में आ सकती है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अब प्रेसिडेंट करेंगे, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आ गई उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। देखिएगा, उसके लीडर को क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए अब 2014 और 2019 में देखिए, 2014 में प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और 2014 में कौन सी पार्टी थी जिसकी मेजोरिटी आई थी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीट आई थी? 282 सीट्स आई थी। तो प्रणब मुखर्जी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लीडर कौन थे? नरेंद्र मोदी। अब 2019 में प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद। और उस समय बीजेपी की कितनी सीट आई थी? 303 सीट्स, मतलब 272 से अधिक आई थी। उस समय लीडर कौन था बीजेपी पार्टी का? नरेंद्र मोदी। इसलिए रामनाथ कोविंद जी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। अभी रिसेंटली में 2024 में इलेक्शन हुआ और 4 जून 2024 को रिजल्ट आया, किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई। तब क्या करेंगे प्रेसिडेंट? बड़े असमंजस से पड़ेंगे। अब क्या करें? अब क्या करते हैं प्रेसिडेंट? अपना जो इंडिविजुअल चॉइस होता है उसके अनुसार वो देखते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी है या कोलिशन पार्टी के जो लीडर है, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर या कोलिशन पार्टी के लीडर को न्योता देंगे, इन्विटेशन दे दें, आइए गवर्नमेंट बनाइए। तो क्या करेंगे? उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। अब किसी को भी नहीं, ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को या कोलिशन जो पार्टी है उसके लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आप लोग देखे होंगे 9 जून 2024 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति हमारी हैं, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्विटेशन दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए तो उनको शपथ दिलाई। बात समझ में आ गई? तो ये होता है, ओके। और ये पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। उनका पर्सनल जजमेंट है, पर्सनल चॉइस है उनका। पर इसका ये मतलब नहीं किसी को भी चुन लेंगे, वह उसी को चुनेंगे जो लीडर होगा, ओके। जैसे 1979 में आप बता रहे हैं, 1979 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, ओके, नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। नीलम संजीवा रेड्डी जी थे 1979 में। 1979 में नीलम संजीवा रेड्डी जी प्रेसिडेंट थे और उस समय भी जो पार्टी थी वह मेजोरिटी में नहीं थी। तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को इन्विटेशन दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। समझ में आ गया? अब एक जगह और प्रेसिडेंट जो है अपना पर्सनल जजमेंट या पर्सनल चॉइस यूज करते हैं। कब? मान लीजिए सडनली प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में ही देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो, कोई सक्सेसर उनका है नहीं, तब क्या करेंगे? अगेन प्रेसिडेंट अपना पर्सनल चॉइस या पर्सनल जजमेंट देंगे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी और उनका देहांत, उनकी हत्या कर दी गई। तो उस समय क्या हुआ? उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जेल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और बाद में राजीव गांधी जी को जो पूरी पार्टी के मेंबर हैं उनको अपना लीडर स्वीकार कर लेते। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। और ये भी एक तरीका, एक और कंडीशन है इसमें, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं परंतु जो पार्टी है किसी और को लीडर चुनती है तो प्रेसिडेंट को किसी जो लीडर चुना गया है या चुनी गई है उन्हीं को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। पक्का समझ में आ गया? प्रेसिडेंट को उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको पार्टी ने अपना लीडर चुना है। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छी बात है। कुछ और देखते हैं। अब 1980 में 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसको देखते हैं। पूरे समझते हैं, डिटेल में एक एक चीज को समझते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की शक्ति के बारे में देखेंगे। क्या शक्ति है प्राइम मिनिस्टर का, क्या पावर है उनका, कैसे शपथ लेते हैं, उनके टर्म कितने होते हैं, उनकी सैलरी क्या है, सब कुछ समझेंगे। परंतु जो उससे पहले जो भी है वैसे उसको समझ लेते हैं। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने से पहले जरूरी नहीं है कि उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास मेजोरिटी है कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद उसको समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर
उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास मेजोरिटी है, मतलब 272 सीट से अधिक है। मान लीजिए अभी अगर पार्लियामेंट का सेशन आता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यह दिखाना पड़ेगा कि उनके पास क्या है, 272 सीट से अधिक है, नहीं तो क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो ये गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उसको डिसमिस कर देंगे, फिर और किसी को मौका देंगे, अगर नहीं होगा फिर क्या होगा, इलेक्शन होगा। यही काम होता है, समझ में आ गया। अब 1979 में तो इसमें क्या, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला, किसी को भी आप मेंबर बना, प्रेसिडेंट बना सकते हो जो लीडर है, और उसको मौका दीजिए आप कि बाद में 1 महीना, 15 दिन, 25 दिन, मेनली 1 महीने के अंदर उसको दिखाना पड़ेगा कि उसके पास मेजोरिटी है कि नहीं। He has to seek the vote of confidence। फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ओके सॉरी फॉर इट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मान लीजिए किसी भी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, अगर वह किसी भी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, अगर न तो वो राज्यसभा का मेंबर है न तो लोकसभा का मेंबर है, तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो क्या रह सकता है, प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। विद इन 6 मंथ उसको किसी न किसी हाउस का, राइट, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसका मेंबर उसको बनना पड़ेगा। अगर वो मेंबर 6 महीने के अंदर नहीं बनते हैं तो वह क्या हो जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, वो हट जाएंगे। समझ आ गया, पक्का। और कुछ लोग तो ऐसे भी हुए हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में वो राज्यसभा की मेंबर थी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनी। एच.डी. देवगौड़ा ओके 1996 में, श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में और एच.डी. देवगौड़ा 1996 में राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। और मनमोहन सिंह 2004 में राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2009 में भी राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आप राज्यसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूशन से लोकसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर हैं। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि उनको शपथ कौन दिलाता है, उनके टर्म कितने, मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी सैलरी क्या, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया, पक्का, एक एक करके समझते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ओथ। ओथ कौन दिलाता है और उनका टर्म क्या है और उनकी सैलरी क्या है। टर्म मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब उनको ओथ कौन दिलाता है, हम लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा 9 जून 2024 को न्यूज में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उनको नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई थी। तो प्रेसिडेंट जो है शपथ दिलाते हैं। अब शपथ जब होगा तो क्या लेंगे, फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब शपथ लेते समय कहेंगे कि पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, ये बोलेंगे। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की मतलब बनाए रखेंगे, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे, ये सब तो शपथ लेते हैं। उसमें क्या होता है, संप्रभुता और अखंडता, मतलब इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बनाए रखेंगे। समझ में आ गया, यही शपथ लेते हैं। कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती, और इस समय कौन दिलाई थी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि वो करंटली प्रेसिडेंट है इंडिया की। समझ में आ गया। अब टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म, अब टर्म तो कहीं मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। और इसका यह मतलब नहीं है कि अगर पार्टी, मान लीजिए नरेंद्र मोदी के पास मेजोरिटी है, अब उसके बाद प्रेसिडेंट नाखुश हो गए उनसे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको डिसमिस कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, जब तक उनके पास मेजोरिटी है, नरेंद्र मोदी के पास जब तक मेजोरिटी है, मतलब 272 सीट से ज्यादा है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। समझ में आ गया, पक्का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन ये नहीं है कि वो 2 साल के लिए रहेंगे या 3 साल। जैसे प्रेसिडेंट को देखिए, आप वाइस प्रेसिडेंट को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि जो उनका टर्म होगा वो 5 साल के लिए होगा। जैसे वो ऑफिस में एंटर करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट,
तब से उनका टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है कि वो 5 साल तक के लिए ऑफिस में रहेंगे ही रहेंगे। और इन बिटवीन अगर रिजाइन कर दे, रिमूव कर दे तो अलग बात है। पर प्राइम मिनिस्टर के केस में ऐसा नहीं है, कहीं नहीं। वो बस क्या है, जब तक वह राष्ट्रपति खुश है तब तक वह रहेंगे। और उसका ये मतलब नहीं है राष्ट्रपति ऐसे ही निकाल देंगे, अगर मेजोरिटी है तब पर भी निकाल देंगे, तब नहीं निकाल सकते। अब सैलरी क्या है? सैलरी क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है या पार्लियामेंट डिसाइड करता है? सैलरी की बात जो है केवल पार्लियामेंट डिसाइड करता है। किसी की भी सैलरी हो, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इस समय लगभग कितना मिलता है? सब कुछ इन हैंड आके सब कुछ मिलकर टूट के 1,60,000 इन हैंड मिल जाता है प्राइम मिनिस्टर की सैलरी। कुछ और कटता होगा, ओके, अलाउंस मिलता है, उनको घर मिलता है, उनका मेडिकल जो जितनी फैसिलिटीज है वो सब मिलता है, सिक्योरिटी की सब मिलता है, सब कुछ उनको फ्री मिलता है। समझ में आ गया? ये सब उनकी सैलरी होगी। अब हम समझते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर के पास पावर क्या है और उनका फंक्शन क्या क्या है, उसको समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो टॉपिक है द पावर एंड फंक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, समझते हैं क्या क्या पावर है। एक तो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड पावर, एक होगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर एंड फंक्शन, एक होगा लेजिस्लेशन से रिलेटेड पावर एंड फंक्शन। तो देखते हैं, ओके, पावर एंड फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएम। प्राइम मिनिस्टर क्या पावर है? हम लोगों को एक बात पता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनेगा, मतलब कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको आप क्या बनाइए, डिफेंस मिनिस्टर बनाइए, इनको आप क्या बनाइए, मतलब मिनिस्टर बनाइए, आप इनको आप मिनिस्टर बनाइए, इनको मिनिस्टर बनाइए, नहीं तो क्या होगा, पार्टी छोड़ के चले जाएंगे और हमारी जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाएगी और हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ओके, समझ में? तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको मिनिस्टर बनाइए, इनको मिनिस्टर बनाइए, इनको मिनिस्टर बनाइए। उसी आधार पर 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उसमें से क्या है, एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, 71 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने शपथ लिया था अभी रिसेंटली 9 जून 2024 को। समझ में आ गया? तो कौन रिकमेंड किया था, कौन एडवाइस किया था प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस किया। और काउंसिल ऑफ जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, इनको कौन शपथ दिलाता है? इनको भी शपथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही दिलाते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट शपथ किसको दिलाते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक उसी तरीके से प्रेसिडेंट जो है दूसरे मिनिस्टर को भी शपथ दिलाते हैं। समझ में आ गया? पक्का? अब बात आ गई पोर्टफोलियो की। अब मिनिस्टर तो बन गया, आपने शपथ तो ले लिया, अब आपको कौन सा पोर्टफोलियो मिले, कौन सा मतलब मिले, जैसे आपको होम मिनिस्टर मिले या डिफेंस मिनिस्ट्री मिले या फाइनेंस मिनिस्टर मिले, कौन सा मिनिस्ट्री मिले, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। तो कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, कौन सा विभाग, मतलब कौन सा विभाग मिलना चाहिए किस मंत्री को, ये सब डिसाइड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर हो, अगर कुछ प्राइम मिनिस्टर के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस आ गया, डिफरेंस आ गया ओपिनियन का, तो क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है उनसे उस मिनिस्टर से कि आप रिजाइन करो, अगर रिजाइन नहीं करोगे प्रेसिडेंट से कहकर डिसमिस करवा देंगे। समझ में आ गया? तो इतना पावर होता है प्राइम मिनिस्टर के पास, वह चाहे तो मिनिस्टर को बोल दे कि आप रिजाइन करिए, नहीं तो अभी प्रेसिडेंट को फोन करते हैं और आपको तुरंत यहाँ से बर्खास्त करते हैं, तो डिसमिस करते हैं, फोन नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया? पक्का? अब मान लो इन केस प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वह हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे, रिजाइन कर दिए या उनका डेथ हो गया, तो क्या होगा? उस केस में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वैक्यूम आ जाएगा, वैक्यूम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है और प्राइम मिनिस्टर ही ने, वही प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अब नहीं रहे या तो रिजाइन कर दिए, वही रिकमेंड किए थे किससे? प्रेसिडेंट से, इनको अपॉइंट करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए।
अब वो नहीं रहे तो उनकी जगह दूसरा कोई बनेगा, अब वो उसका चॉइस अलग होगा, वो दूसरे को मिनिस्टर बना सकता है, इसलिए सबको रिजाइन करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो इस केस में क्या होता है, वैक्यूम आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है या उसका डेथ हो जाता है, तो क्या होगा, केवल एक वैकेंसी क्लियर होती है, वैकेंसी खाली हो जाती है। ये मान लो डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहे तो डिफेंस मिनिस्टर का पोस्ट खाली हो जाएगा, केवल दूसरा कोई बन जाएगा। परंतु प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे या प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो उस केस में क्या होगा, पूरी के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिए, ये है द रिलेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर एंड फंक्शन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, देखते हैं पहला जो हमने बता दिया आपको, इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब समझ में आ गया आप लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, किस तरीके से रिलेशन होता, मतलब पावर और फंक्शन का प्रयोग करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सब पावर और फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। ओके, किसको अपॉइंट करना मिनिस्टर, किसको नहीं करना है, कौन सा किसको पोर्टफोलियो देना है, कौन सा नहीं देना है, किसको करना है कि रिजाइन करो तुम काम नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा न्यूज में कि पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थी श्रीमती स्मृति ईरानी थी, उनको हटाकर किसको बना दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया। तो पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके पोर्टफोलियो चेंज हो जाएंगे। देखिए ये किसके पास पावर होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है। और जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, ध्यान दीजिएगा, उनको शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट का ही करता है। अब देखते हैं इन रिलेशन विद द प्रेसिडेंट, द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट क्या पावर ऑफ फंक्शन है, फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन है जैसे मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके बीच में कौन रहेगा, उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ही कम्युनिकेशन कराते हैं प्रेसिडेंट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक तरीके से फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है, जैसे मान ली बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होते हैं, कैट कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं या चीफ कमिश्नर हैं उनको, फाइनेंस कमिश्नर के जो फाइनेंस कमीशन होता है उनके चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, परंतु उनको एडवाइस कौन करता है, उसको उनको एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर करता है। क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन कराना होता है कौन कराता है, प्राइम मिनिस्टर कराते हैं। दूसरा जैसे कैग का अपॉइंटमेंट कराना हो, ओके, इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन की जो कमिश्नर्स हैं या चीफ कमिश्नर हैं उनका जो अपॉइंटमेंट कराना हो, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चीफ हैं उनका अपॉइंटमेंट कराना हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कराना हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कराना हो, ये सब कौन कराता है, ये सब जो है प्रेसिडेंट कराते हैं, परंतु उनको एडवाइस कौन करता है, उनको एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यह पावर ऑफ फंक्शन हो गया प्राइम मिनिस्टर का इन रिस्पेक्ट टू द, मतलब प्रेसिडेंट के साथ उनका पावर ऑफ फंक्शन क्या क्या है, ये सब पक्का समझ में आ गया 100%। अब देखते हैं कि जो लेजिस्लेशन होता है उनके साथ उनमें क्या पावर और फंक्शन होता है। इन लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही तो हो गया ना, ऊपर लिख देते हैं। ओके, थर्ड यहाँ पे इन रिलेशन टू द लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब इसमें क्या पावर ऑफ फंक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का। देखिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसको समन कौन करता है, मतलब बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। पर ऐसे नहीं बुला देते हैं, जब उनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तब जाकर वो बुलाते हैं। और उनको जाने के लिए कौन करता है कि मतलब सेशन समाप्त हो गया आप जाइए,
उनको जाने के लिए कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रोरोग मतलब समनिंग एंड प्रोरोगिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, बट जब प्राइम मिनिस्टर उनसे कहते हैं तभी करते हैं। समझ में आ गया? मतलब सेशन को बुलाना और सेशन को वापस भेजना, भेजने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, परंतु प्रधानमंत्री जब उन्हें एडवाइस करते हैं, मतलब कहते हैं तब, रिकमेंड करते हैं तब। समझ में आ गया? और ध्यान दीजिएगा, जैसे दो हाउस है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? परमानेंट हाउस नहीं है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। तो राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। उसके जो मेंबर होते हैं वही तो समय समय पर रिजाइन करते हैं, मतलब चले जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो रिटायर होना पड़ता है। लोकसभा जो होता है वो डिसॉल्व होता है। तो कौन डिसॉल्व कराता है? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, किससे? प्रेसिडेंट की बहुत हो गया, अब डिसॉल्व करें। पक्का समझ में आ गया? ओके, ये सब पावर है प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट से रिलेटेड। समझ में क्या? पावर एंड फंक्शन। पक्का, नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको सबको फ्लोर पे रखने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। कि हमारी पार्टी ने यह किया, हमारी गवर्नमेंट ने यह किया, हमारे गवर्नमेंट ने यह किया, हमारी गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी लाई, हमारे गवर्नमेंट ने वह पॉलिसी लाई। ये सबको पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पे रखने का काम प्राइम मिनिस्टर का है। समझ आ गया? ये पावर और फंक्शन हो गया प्राइम मिनिस्टर का। कुछ और पावर एंड फंक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जैसे मान लीजिए, देखते हैं, चलिए कुछ और पावर और फंक्शन तो उसको भी देख लेते हैं। 4th नंबर का, जिससे कि आपका जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। नीति आयोग होता है, आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। उसके चेयरमैन कौन होते हैं? उनके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फोर्थ, ओके। अदर पावर्स एंड फंक्शन। 3 पावर फंक्शन तो हमने देख लिया, इन टर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन टर्म ऑफ प्रेसिडेंट और इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट, वो सब देख लिया। और दूसरा देखते हैं क्या पावर और फंक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। ओके, जैसे हमारा नीति आयोग है, 2015 जनवरी में बना था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। समझ में आ गया? इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अगर चेयरमैन डेफिनेटली कुछ काम करेंगे, कुछ फंक्शन होगा उनका, ये दूसरे पावर ऑफ फंक्शन है। तीसरा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसके भी चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल होता है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके भी चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। उसकी भी जो हेड है, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई भी मीटिंग हो, अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, उस मीटिंग को ऑटोमेटिकली हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। समझ में आ गया? ये दूसरे पावर ऑफ फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर के। और हमने आपको बताया, जैसे 75 में ही क्या, आर्टिकल 75 के अंदर क्या है? आर्टिकल 75 के अंदर है कि जो प्रेसिडेंट है वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के पास इतना ज्यादा पावर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, इतना ज्यादा पावर होता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा पावर जो था प्राइम मिनिस्टर के। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम, 100%। दिस इज ऑल अबाउट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरा हम लोग ने डिस्कस कर लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? प्रेसिडेंट से, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, जैसे यूपीएससी में पूछा जा चुका हो या किसी अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे देखेंगे, समझेंगे किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अभी हमको पढ़ाते हुए लगभग 42-43 डेज हुए हैं, करेंट अफेयर्स पढ़ाते हुए हमको लगभग 35-36 डेज हुए हैं, 40 डेज हुए होंगे या 40 डेज हुए हैं। अब आउट ऑफ 40 डेज लगभग जो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें से 7 क्वेश्चन हमारे करेंट अफेयर से आए, 7 क्वेश्चन हमारे करेंट अफेयर से आए। अगर समझ लीजिए, अगर हम एक साल पढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं, इससे स्मार्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। क्या है, थोड़ा सा आवाज मेरा आज भारी है, क्यों? क्योंकि आज एकादशी है और मेरा व्रत है, निर्जला एकादशी है और मेरा व्रत है बिना पानी पिए, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा तो माफ करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।